हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 14। और सॉल्यूशन पे पहला ही हम 13 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख के आइए, तभी ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सॉल्यूशन पे हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक लेक्चर और लाएंगे न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 13 है, लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, 13 लेक्चर पहले ही अपलोड हो चुके हैं, ये है लेक्चर नंबर 14। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं। और वो स्पेशल क्या है, आज हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, गैसों की द्रवों में विलेयता। और इसके बारे में एक नियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हेनरी का नियम। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हेनरी का नियम क्या होता है, गैसों को द्रव में किस प्रकार विलय किया जाता है, यही सब आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपका हेनरी के नियम से कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा और हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है। और हेनरी का नियम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में शॉर्ट नोट में पूछा ही जाता है। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस आ जाइए, फटाफट से कॉपी पेन निकालिए और स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो पहली हेडिंग लगाएंगे गैसों में द्रव की विलेयता, इसमें क्या लिखेंगे देखो, फिर मैं समझाता, पहले लिख लो। देखो, जब हम किसी गैस को द्रव में विलय करते हैं, मतलब घोलते हैं, द्रव में घोलते हैं, तो हमें दाब बढ़ाना पड़ता है। क्या बढ़ाना पड़ता है, दाब बढ़ाना पड़ता है तथा ताप घटाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें गैसों की द्रव में विलेयता में हमें बस यही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो टॉपिक का नाम है, इसके अंदर जो हेनरी का नियम है वही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, मान लो हमारे पास कोई गैस है और वाटर है। ठीक है, मान लो हमारे पास CO2 है और वाटर है। अब हम इस CO2 गैस को वाटर में क्या करना चाहते हैं, डिजोल्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो गैस है हमारी वो पानी में घुल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पानी लिया है उसमें गैस डालेंगे, गैस को फ्लो कराएंगे और ऐसा फ्लो कराएंगे कि दाब बहुत ज्यादा, मतलब किसी कंटेनर में ले लेंगे, वहां पे कुछ और ना आ सके, गैस उसके अंदर छोड़ देंगे कंटेनर में। तो क्या हो जाएगी, गैस डिजोल्व होने लगेगी। कब डिजोल्व होगी, जब दाब बहुत ज्यादा करेंगे। अगर ताप बढ़ाएंगे तो गैस नहीं घुलेगी। तो हमें क्या होता है, गैस को द्रव में घुलने के लिए दाब को बढ़ाना पड़ता है और ताप को घटाना पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। तो आपको ये पॉइंट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो जब भी हम क्या करेंगे, गैस को द्रव में घोलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पे दाब बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, दाब, और ताप क्या करेंगे, घटाएंगे। जब भी दाब बढ़ाएंगे तो द्रव में विलेयता गैस की बढ़ेगी और ताप घटाएंगे तो द्रव में विलेयता तब भी बढ़ेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हम किसी गैस को द्रव में घोलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा और ताप को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो, गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक है, क्या होती है। तो यही बात हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है कि जो कोई गैस है हम उसे अगर द्रव में घोलें तो वो किस प्रकार काम करती है और कैसे घुलेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, तो आप लोग, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मेन इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है, जिसका नाम है हेनरी का नियम। ठीक है, क्या है, हेनरी का नियम। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप लोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हेनरी का नियम। ठीक है, क्या लगाएंगे हेडिंग, हेनरी का नियम। तो क्या होता है हेनरी का नियम, वो चलो पढ़ते हैं क्या होता है हेनरी का नियम। तो लिखेंगे, पहले लिखते हैं फिर आपको मैं समझाता हूँ हेनरी का नियम क्या होता है। तो लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता
विलेयता। इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन गैस द्वारा विलयन पर, कामा लगा कि गैस द्वारा विलयन पर लगाए गए आंशिक दाब, विलयन पर लगाए गए आंशिक दाब, लगाए गए आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये है हेनरी का नियम, बहुत सिंपल है। कोई भी गैस है उसको अगर द्रव में विलय करना है तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो उसका ताप घटाएंगे और दाब बढ़ाएंगे। और जो हेनरी का नियम हमसे क्या कहता है कि कोई भी किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो उस गैस द्वारा विलयन पर जितना दाब लगेगा उसके अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, कैसे समझेंगे ये बात। मान लो हमारे पास एक विलायक है, पानी भरा है। ठीक है, क्या है, पानी भरा है। हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें पानी है। ठीक है, उस पानी में हमें क्या गैस घोलनी है, तो गैस हम जब उसमें प्रवाहित करेंगे तो गैस एक दाब लगाएगी, तो वो दाब जितना ज्यादा होगा उतनी ही जल्दी क्या होगी, गैस हमारी घुल जाएगी। हमने बताया ना कि अगर तुम्हें गैस घोलना है तो हमें क्या करना है, दाब बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो गैस द्वारा दाब लग रहा है उस विलायक पर, इस पानी पर, उसी को उसके अनुक्रमानुपाती होगी कौन चीज, विलेयता। विलेयता क्या है, घुलने की दर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा विलयन पर लगाए गए आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी को क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, विलेयता बढ़ती जाएगी, उतनी जल्दी गैस हमारी घुल जाएगी द्रव में। तो खूब दाब हम बढ़ा लें तो खूब हमारा क्या हो जाएगा, द्रव में गैस घुलती चली जाएगी। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, CO2 गैस डिजोल्व होती है। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें क्या होता है, CO2 गैस घुली होती है। तो CO2 गैस ऐसे थोड़ी घुल जाती है, बहुत ज्यादा दाब लगाया तब जाके लिक्विड में वो कहीं घुल पाती है। तो हम क्या करेंगे, यही तो हेनरी का नियम का एप्लीकेशन है। सीधी बात ध्यान रखो ना, हेनरी का नियम कहता क्या है, अगर हम किसी भी गैस को अगर हम द्रव में घोलेंगे तो जितना ज्यादा दाब लगेगा उतनी जल्दी ही वो क्या हो जाएगी, गैस घुल जाएगी, किसमें, उस द्रव में। अगर हमें क्या करना है, किसी भी गैस को द्रव में घोलना है तो हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतनी ही जल्दी वो घुल जाएगी गैस द्रव में। तो हेनरी का नियम यही कहता है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब कोई गैस द्रव में कितनी स्पीड से घुलेगी, वही किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा विलयन पर लगाए गए आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। देखते हैं कैसे। ठीक है, लिखेंगे विलेयता, यस बराबर लिख लेंगे, विलेयता को हमने लिखा यस से, वो अनुक्रमानुपाती होगी किसके, पी के, किसके, पी के। ठीक है, यस अनुक्रमानुपाती क्या लिखेंगे, पी। यस जो अनुक्रमानुपाती होगी वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, पी के। जहां यस क्या है, यस हमारी है विलेयता किसकी, द्रव में विलेयता है गैस की, और पी क्या है हमारा, गैस द्वारा विलयन पर लगाया गया आंशिक दाब। ठीक है, तो हम इसे ये लिख लेंगे, यस बराबर के एच पी, क्योंकि जब हमारा ये अनुक्रमानुपाती नियतांक घटता है तो यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है। लिख लेंगे जहां यस बराबर गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, यस बराबर क्या है हमारी, गैस की द्रव में विलेयता। के एच बराबर क्या है, हेनरी नियतांक, क्या है, हेनरी नियतांक, ये क्या दिया है हमें, हेनरी नियतांक। पी बराबर क्या दिया है, गैस द्वारा विलयन पर लगाया गया आंशिक दाब, गैस द्वारा विलयन पर आंशिक दाब या लगाया गया आंशिक दाब। ठीक है, तो ये रहा हमारा हेनरी का नियम, बहुत सिंपल है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इजी है यार, बिल्कुल इजी है। आप लोग ऐसे ही एक बार देख के ही याद कर सकते हो। क्या है बताता हूं मैं, देखो बहुत इजी है। किसी गैस की द्रव में विलेयता उस विलयन पर द्रव गैस द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, मान लो कोई द्रव है, उसमें अगर गैस हम घोलना चाहते हैं तो हमें जितनी ज्यादा वो गैस उस द्रव पर दाब लगाएगी उतनी ही जल्दी वो गैस घुल जाएगी द्रव में। यही तो लिखा है, देखो किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा, ये विलयन की जगह पे लिख लो द्रव, क्योंकि हमने द्रव की बात की है ना,
हाँ, तो किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा द्रव पर लगाए गए आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, मतलब जो हम गैस डिजोल्व करना चाहते हैं, घोलना चाहते हैं, वो जितना ज्यादा दाब लगाएगी उस द्रव पे उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो ये कहते हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है, यस अनुक्रमानुपाती पी, यस क्या है यहाँ पे, द्रव की विलेयता, गैस की विलेयता है किसमें, द्रव में, पी क्या है, गैस द्वारा उस द्रव पर लगाया गया आंशिक दाब, और ये के एच क्या है, हेनरी नियतांक। तो ये रहा हमारा हेनरी का नियम। आप लोग इसे अच्छे से नोट करो। ठीक है, तो हेनरी का नियम आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हर साल पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नियम, आप लोग इसे अच्छे से नोट करो। और चलो फिर इसे नोट करो अच्छे से, फिर हम थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इसे नोट करो। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन वो पूरा ही क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ओवर हो चुका है। अब हम इस सॉल्यूशन चैप्टर के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जो न्यूमेरिकल, वही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट करो अच्छे से, फिर आगे हम न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। नोट करो इसे, नोट करो, नोट करो। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लो। और हमने जितना भी पढ़ना था, जितना भी हमारा सिलेबस में था सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन चैप्टर में, वो हमने सारा ही सारा कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो था लास्ट टॉपिक था हेनरी का नियम हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का, वो भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपके चैप्टर में से कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा है, जो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन से आपका एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो मैं गारंटी देता हूं जो सॉल्यूशन विलेन है वहां से 5 नंबर का आता है, तो आपके 5 में 5 नंबर आएंगे। ठीक है, 5 के 5 नंबर आएंगे। तो इसे नोट करो, फिर आगे हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन जो न्यूमेरिकल करेंगे उन पे मूव करते हैं। नोट करो इसे, नोट करो, न्यूमेरिकल पे चलते हैं, नोट करो। तो ठीक है, हमें ये न्यूमेरिकल दिया है, हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है न्यूमेरिकल में, ध्यान से देखो। हमें दिया है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इजीली से निकाल पाएंगे। मैंने मोलरता आपको पढ़ाई है, हाँ ठीक है, क्या पढ़ाया मैंने मोलरता में, मैंने मोलरता की आपको डिफिनेशन बताई थी कि जो मोलरता होती है वो क्या होती है, ऊपर विलेय के मोलों की संख्या और नीचे क्या होता है, विलेन का आयतन लीटर में। यही फार्मूला होता है ना मोलरता का। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, मोलरता का फार्मूला लिख लेता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में हमारा क्या होता है, विलेन का आयतन, वो भी किसमें रखते हैं हम, लीटर में। वेरी गुड, विलेन का आयतन किसमें रखेंगे, बोलो सभी लोग, किसमें रखेंगे, लीटर में। किसमें रखते हैं, लीटर में। ठीक है, तो अब हमें दिया क्या है यहाँ पे देख लो पहले। तो आंसर में हमें जो जो दिया है पहले वो लिख लो। क्या क्या दिया है, हमें दिया है 5.85 ग्राम, मतलब ये विलेय का भार हमें दिया है, विलेय का भार। और विलेय है कौन हमारा, NaCl, तो है हमारा विलेय। विलेय का भार हमें कितना दिया, 5.85 ग्राम, ये दिया है हमें विलेय का भार। और क्या दिया है हमें, विलेय का अणुभार हम यहाँ से निकाल लेंगे। Na का 23 दिया है एटॉमिक वेट, और Cl का 35.5। तो अगर हम NaCl का अणुभार निकालेंगे, NaCl का अणुभार कितना आ जाएगा, 23, और प्लस एक Cl है तो 35.5, मतलब ये आ जाएगा हमारा 58.5। ये आ गया हमारा NaCl का अणुभार। और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है विलायक का विलेय, जो हमें दिया है 200 ml जल में घोला गया। कितने में, 200 ml जल में घोला गया है। कितने में, 200 ml जल में घोला गया है। कितना, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है। तो प्राप्त विलेन की मोलरता क्या होगी। तो देखो हमें दिया है ये, जो विलेन का आयतन दिया है वो कितना दिया हमें, जो विलेन का आयतन हमें दिया है वो दिया है 200 ml। कितना दिया है, 200 ml। जब इसको हम किसमें बदलेंगे, लीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 200 बटे 1000, क्योंकि 1000 होते हैं। ये हो गया हमारा किसमें, लीटर में। तो काट लो, ये कितना आ जाएगा, 200 कम 200, 200 पंचे 1000, मतलब 1/5 लीटर। कितना आ जाएगा ये, 1/5 लीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या और विलेन का आयतन रखेंगे लीटर में। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेंगे। NaCl के मोलों की संख्या, NaCl तो विलेय है, NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालते थे हम,
हाँ, NaCl का भार रखेंगे ऊपर और नीचे अणुभार। ये तो होता है भार बटे अणुभार, ये तो होता है मोलों की संख्या, NaCl का अणुभार। तो NaCl का हमें भार कितना दिया है, हमें दिया 5.85 और अणुभार हमारा कितना निकला है 58.5, ये तो निकला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको देखो काट लेंगे। यहाँ पे ये जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 0.1, कितना आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, या तो ऐसे आप देख लो ऊपर कितने हैं, एक दो, दो अंक बाद पॉइंट लगा, यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट लगा, कितने अंक बाद, दो। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 585 ऊपर और गुणे 10 की घात कितनी आ जाएगी, -2। यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे 585 और यहाँ 10 की घात कितनी लिख पाएंगे, -1, क्योंकि एक अंक बाद है पॉइंट। तो 585 से 585 कट जाएगा, 10 की घात -2 है, ये ऊपर जाएगी तो 10 की घात -1 बचेगी। 10 की घात -1 का मतलब कितना होता है, 0.1। तो n का मतलब मोलों की संख्या हमारी कितने आ गए, 0.1। अब यहाँ पे ये मान यहाँ पे उठा के डाल देंगे, तो मोलरता बराबर हम विलेय के मोलों की संख्या हमारी आई है 0.1 और बटे इसका जो आयतन है हमारा, विलेय का आयतन कितना है लीटर में, 1/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 0.1 गुणे 5, तो 5 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.5। अब मोलरता का मात्रक क्या था, मोल पर लीटर। तो हमारा जो यम का मान आ जाएगा वो आएगा 0.5 लीटर मोल पर लीटर। ये आ गई हमारी मोलरता। ये 5 लिखा है यहाँ पे, दिखाई पड़ रहा है 0.5 मोल पर लीटर। मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, नीचे कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। तो कितना आ जाएगा, मोलरता जो हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.5 लीटर, 5 मोल पर लीटर। तो बहुत ही ईजी था, देखो ध्यान से, 5.85 ग्राम NaCl, ये क्या दिया हमें, विलेय का भार दिया, मतलब NaCl का भार दिया है। ठीक है, और 200 ml जल में घोला जाता है, ये क्या दिया, विलेय का आयतन दिया है 200 ml, हमें लीटर में बदलना था, 200/1000 मतलब 1/5, मतलब 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। तो 1000 का कितना भाग होगा, 200 ml, 1/5वां भाग तो होगा 1 लीटर का, ये 5वां भाग, तो 1/5 लीटर हो गया। और NaCl का अणुभार निकाल लेंगे, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो अणुभार कितना आ जाएगा 58.5। अब मोलरता का फार्मूला हमें पता होता है, क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या और विलेय का आयतन लीटर में। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, विलेय क्या है, NaCl, तो NaCl के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, NaCl का भार बटे NaCl का अणुभार। NaCl का भार हमें दिया था 5.85 और अणुभार हमने अभी निकाला 58.5, रख लिया। जब इनको काटेंगे तो 0.1 आ जाएगा। वही मान उठा के विलेय के मोलों की संख्या हमने 0.1 यहाँ पे रख दिया और विलेय का आयतन लीटर में 1/5 आया था, वो यहाँ पे रख दिया। अब 5 ऊपर चला जाएगा गुणे में, तो 0.1 की 5 से गुणा होगी तो 0.5 मोल पर लीटर, यही हमारी क्या आ जाएगी, मोलरता आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इजी एग्जांपल था, आप आसानी से इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो इसे नोट करो, फिर अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नोट करो, नोट करो, नोट करो, अगले पे चलते हैं। चलो अब हम सॉल्व करेंगे अपना सेकेंड न्यूमेरिकल। तो देखो सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, किसी ताप पर, कोई ताप है, निश्चित ताप है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया। यदि विलायक का वाष्प दाब 92 mm हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। जो जो दिया है पहले वो हम लिखेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है, तो आंसर में हम लिखेंगे दिया है हमें, जो जो पहले दिया है वो लिख लो आप अच्छे से। क्या क्या देखो हमें दिया है, किसी ताप पर किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, मतलब जो स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, वो हमें दिया है 18.1 ग्राम। कितना दिया है, 18.1 ग्राम। और देखो हमें क्या दिया है, को 100 ग्राम जल में घोला गया, मतलब जो कैपिटल डब्ल्यू का भार है वो हमें दिया है 100 ग्राम। कितना दिया, 100 ग्राम। और देखो कुछ दिया है, तो विलयन का वाष्प दाब 87 है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब हम कहाँ से लिखते हैं, पीएस से, पीएस से हमारा कितना आ गया 87 mm, पीएस का मान हमें दिया 87 mm। और देखो हमें क्या दिया है, यदि विलायक का वाष्प दाब, मतलब विलायक का वाष्प दाब किससे हमने लिखा था P0, ये हमें दिया है 92 mm। तो पदार्थ का अणुभार निकालना है, मतलब यम का मान हमें निकालना है, क्या निकालना है, m बराबर क्वेश्चन मार्क, यम बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि P0 है, PS है, W है, स्मॉल w है, यम है, कैपिटल W है, तो आप समझ गए होंगे अब कौन सा फार्मूला लगेगा। हाँ सही समझा, कौन सा लगेगा, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम से हम इसे इजीली ही क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या होता है अभी मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे पढ़ा चुका हूँ। देखो तो यहाँ पे स्मॉल एम हमें निकालना है, तो कैपिटल एम हमें पहले निकाल लें। तो कैपिटल एम कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम है क्या, कैपिटल एम क्या होता है, विलायक का अणुभार। तो विलायक क्या है, यहाँ पे जल है ना, जल, तो जल के लिए यहाँ पे लिख लें H2। तो जल के लिए अगर हम अणुभार निकाले, हम यहाँ पे लिख लें जल के लिए अणुभार, जल के लिए, ऐसे ना लिखो, लिखो H2O के लिए, H2O के लिए अणुभार
क्योंकि हमें एक का अनुभार तो पता ही होना चाहिए, तभी तो दूसरे का निकाल पाएंगे। तो विलायक आप जिसका निकालना है उसको नहीं लिखेंगे, जिसको निकालना नहीं है उसका निकाल के लिख देंगे। तो H2O के लिए अनुभार कितना आ जाएगा हमारा, कैपिटल M का मान आ जाएगा, हमें पता है 2 गुणे 1 होता है हाइड्रोजन का प्लस 16 होता है ऑक्सीजन का, तो ये M बराबर कितना आ जाएगा 18। अब हमें पता है राउल्ट के नियम से, यहाँ लिखेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट का नियम हमने क्या पढ़ा था, P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m मल्टीप्लाइड में कैपिटल M बटे कैपिटल W। ठीक है, सबका मान डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं मान डाल रहा हूँ, आगे मान डाल रहा हूँ, उधर जगह कम है तो यहाँ पे मान डाले दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मान डाले दे रहा हूँ। ठीक है, तो P0 का मान कितना है देखो ध्यान से, P0 का मान हमारा है 92, कितना है 92, माइनस PS का मान देखोगे कितना है 87, तो 87 बटे में P0 का मान फिर रखना है 92, 92 रखेंगे, बराबर में क्या है, हाँ बराबर में स्मॉल w रखेंगे, स्मॉल w का मान है 18.1, बटे में क्या है हमारा, बटे में स्मॉल m का मान हमें निकालना है, मल्टीप्लाई में क्या है कैपिटल M का मान हमें कितना निकाल के आया 18, बटे कैपिटल W का मान कितना है 100, ये तो है 100। ठीक है, अब इसे काटे पीटेंगे और सही हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे मैं बराबर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो 92 से जब 87 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 5 और बटे में कितना है हमारा 92 बराबर, इधर देखो इधर हम काटेंगे तो ये कितना है 18.1, जब हम इसकी गुणा कराएंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा, ये 18 एकम 18 का 8 हासिल लगेगा हमारा 1, 18 8 144 का 4 हासिल लगेंगे 14, 18 एकम 18 और 14 कितने होते हैं 32, 18 14 32, एक अंक बाद लगा तो एक अंक बाद पॉइंट लगा लो, तो आ जाएगा 324.8 और बटे में आ जाएगा 100 m, कितना आ जाएगा 100 m। तो इसके बाद मैं आगे करता हूँ, तो m को मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि हमें m का ही तो मान निकालना है। तो जो हमारा m बराबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो m इधर आ गया और ये ऊपर कितना लिखा है 324.8 और ये वाला जो 92 है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा बटे में, और ये जो 5 था वो बटे में आ जाएगा, तो 100 गुणे 5। ठीक है, तो अगर हम काटता है तो काट लेंगे, देखो यहाँ से, चलो डायरेक्ट गुणा कराएंगे, काटे पीटेंगे बाद में, पहले डायरेक्ट गुणा कराएंगे। तो जो हमारा यहाँ से m का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, ऊपर बाद में गुणा कराते हैं 324.8 गुणे में 92 और बटे में कितना आ जाएगा 100 पचे 500, कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और नीचे बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 500 आया 1 0 और बढ़ा सकते हैं जब हमने पॉइंट हटाया। तो हमारा ओवरऑल जो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ m बराबर 3248 इंटू 92 और बटे में कितना आ गया 5000, कितना आ गया 5000। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 59.9, कितना आ जाएगा, जो ओवरऑल आंसर आएगा हमारा m स्मॉल m बराबर वो आ जाएगा 59.9। ठीक है, तो मैं आपको ये आंसर लिखे दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, चाहो तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार आएगा। हमारे पास m का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखो दिया है 3248 और 92 दिया है और डिवाइडर में कितना दिया 5000। मैं 5 से अगर इसे डिवाइड करूँ इसको देखो कितना आ जाएगा, 5 से मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे तो 1000 आ जाएगा। तो देखो 5 छक्का 30, 6 आ गया, 2 बचा 24 हो गया, 5 चक्को 20, फिर 4 बचा और यहाँ पे कितना 48, 5 7 35, 45, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, मतलब m बराबर हमारा ऊपर आ जाएगा 649.6 गुणे 92 और बटे में हमारा कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा बटे में 1000। अब इस 92 की हमें गुणा करानी है 649.6 से, तो देखो हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, m बराबर यहाँ पे मैं गुणा करके देख लेता हूँ, जो 649 है 649.6 की हमें गुणा करानी है कितने से 92 से, तो गुणा कराएंगे 2 6 12, एक बचेगा, 2 9 18, 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 चक्को 8 और 1 9 और 2 छंग 12। ठीक है, 9 से कराएंगे, 9 छक 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 9 81, 5 86 का 6 हासिल लगे 8, 9 चौक 36 और 44 का 4 हासिल लगेंगे 4 और 9 छक 54 4 58। ठीक है, क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे, 2 9 4 13, 9 6 15, 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, ये हो जाएगा 9 5। कितने अंकों बाद था, 1 अंक बाद था तो 1 अंक बाद लगा लेंगे पॉइंट। ठीक है।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 69,76, मतलब 59,763.2, ऊपर की गुणा आएगी हमारी 59,763.2, और बटे में हमारा कितना आ जाएगा 1,000, कितना आ जाएगा 1,000। तो यम बराबर यहाँ पे 3 पॉइंट हम इधर बढ़ा लेंगे क्योंकि 1,000 है नीचे, तो इस 1,000 से जब भाग देंगे तो ये इतना आ जाएगा 59.76, यही आ गया लगभग में 59.76, तो यही आ जाएगा लगभग में 59 आ जाएगा, लगभग में कितना आ जाएगा 59.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 59.8, यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 59.76, तो इसको हम लगभग में 8 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप खुद से ही कर पाएंगे। तो जो मेन था हमने देखा कि किसी ताप पर जो ग्राम, कितने ग्राम दिया, बिलाए जो बिले दिया है डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये दिया है, पीएस कितना दिया, बिलियन का वास्ता हम पीएस से लिखते हैं, विलायक का वास्ता पी0 से लिखते हैं, और इसके लिए हमने कैपिटल एम का मान निकाल लिया और स्मॉल एम का मान निकालना था। तो हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। राउल्ट का नियम क्या कहता था, जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो बिलियन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। वहीं से हमने ये फार्मूला निकाला था, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम मल्टीप्लाइड विद कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे हमने सबका मान पुट कर दिया, हमें स्मॉल एम का मान निकालना था तो हमने सबका मान रखा, कैलकुलेशन किया और एम को इस साइड में कर लिया क्योंकि हमें एम का मान ही निकालना था। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो हमारा एम का मान कितना आया 59.8, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा न्यूमेरिकल, इसे अच्छे से नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी न्यूमेरिकल आए हुए हैं लास्ट ईयर में एग्जाम में ये सब आए हुए हैं। तो इसी प्रकार से राउल्ट के नियम के न्यूमेरिकल आते हैं, नोट करो इसे, फिर आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। नोट करो। चलो अब हम सॉल्व करेंगे अपने इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 को। देखो क्या है न्यूमेरिकल नंबर 3, क्या कह रहा है, एक आवासशील पदार्थ का 2.5 ग्राम मतलब 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसके क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्वथनांक के उन्नयन से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। बेंजीन के लिए मोरल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना। जो दिया है पहले वो लिखेंगे, तो लिखेंगे हमने जो दिया है, क्या क्या दिया है हमें, गिवन दैट मतलब दिया है कि हमें क्या क्या दिया, देखो ध्यान से, एक आवासशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, कितने ग्राम को, 2.5 ग्राम को, तो आवासशील पदार्थ का जो भार हमें दिया है वो स्मॉल डब्ल्यू का मान हमें कितना दिया है 2.5 ग्राम। और पढ़ो आगे, और हमें क्या दिया, देखो ध्यान से, को 100 ग्राम बेंजीन में, मतलब जो कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार हमें कितना दिया है 100 ग्राम, कितना दिया 100 ग्राम में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन मतलब डेल्टा टीवी का मान हमें कितना दिया है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक मतलब केएफ का मान केबी का मान हमें दिया है, जिसे हम केबी डैश से लिख रहे थे, केबी डैश का मान हमें दिया है 2.67, और हमें मान किसका निकालना है एम का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर फार्मूला याद है, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर अच्छे से पढ़ा है, फार्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, तो आप उसी फार्मूले पे रख देंगे, डायरेक्ट निकल आएगा। तो इतनी सारी चीजें हमें दी हैं, हमें पता है कि क्या क्या दिया है, हमें डब्ल्यू का मान दिया है, कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है, डेल्टा टीवी का मान दिया है, केबी डैश का मान दिया है और एम का मान दिया है, ठीक है। तो अब हमें फार्मूला हमें पता है कौन सा फार्मूला लगेगा, एम बराबर होता है 1000 केबी डैश और यहाँ पे छोटा डब्ल्यू और बटे में होता है डेल्टा टीवी और कैपिटल डब्ल्यू। मान रखो एम बराबर 1000 ऐसे रख देंगे, गुणे में केबी डैश का मान हमें दिया है 2.67, गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान हमें कितना है, देखो 2.5 दिया है, बटे में डेल्टा टीवी का मान हमें दिया 0.4, कितना 0.4, और इसका क्या बचा हमारे पास ये डब्ल्यू, इसका मान दिया 100, कितना दिया 100। तो ये कितना हो जाएगा एम बराबर, ऊपर जब हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा इसको पॉइंट, चलो इस पॉइंट से इस पॉइंट ये दोनों हम हटा रहे, तो नीचे कितने जीरो बढ़ा लें 3, क्योंकि 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट 1 अंक बाद यहाँ, तो हम 3 जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे या तो ऐसे लिख लेंगे, चलो 3 जीरो बढ़ा देते हैं, चलो यहाँ पे जब हमने पॉइंट रहा तो 10 की घात -3 यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है पॉइंट यहाँ पे हटाए हैं, तो यहाँ पे 10 की घात -3 मैंने बढ़ा ली, ठीक है। और या तो आप ये समझा, चलो वो तो सीखे, ठीक है। अभी इस 10 की घात -3 से तो हमारा कितना आ गया ऊपर 267 और गुणे 25, और ये 10 की घात -3 ये वाला है, और ये 1000 लिखा था तो इसको हम 10 की घात +3 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और बटे में ये 0.4 के हम जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, 5 से इसको, ये तो हमारी घातें कट जाएंगी, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे मैं लगा आगे देखो यहाँ पे, तो m बराबर ऊपर कितना बचेगा 267 मल्टीप्लाई में बचेगा 25 और बटे में हमारा कितना है 40, काट लो कट जाएगा,
5 40 55 25, तो ऊपर m बराबर हमारा आ गया 267 मल्टीप्लाई में 5 और डिवाइड में 8। अब हम 8 से काटेंगे इसको, 8 3 24 होता है, 2 बच्चे का 67 हो जाएगा, 8 8 64, 3 बच्चे के पॉइंट लगाएंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो यहाँ पे ये लगभग में आ जाएगा 38.3 और मल्टीप्लाई में 5। तो हम जब इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 3 जा 15 का 5 1 हासिल लगेगा, तो 5 8 जा 40 41 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 4 15 और ये हो जाएगा 1, ये इतना आ जाएगा 191.5। ये हमारा क्या आएगा, m का मान हमारा कितना आ जाएगा 191.5। ठीक है, तो देख लो 5 15 का 5 ऐसे लगा, 1 पर 40 और 41 का 1 ऐसे लगे 4 5 15 4 19, तो हमारा जो आंसर कितना आ जाएगा 191.5। कितना आंसर आ जाएगा 191.5। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कितना आ जाएगा आंसर 191.5। नोट करो इसे नोट करो अच्छे से नोट कर लो इसे, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। चलो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। क्या दिया है, किसी 1 किलोग्राम विलायक में 5 ग्राम NaCl घोला गया है, तो इससे बने विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 किलोग्राम विलायक में मतलब 1 किलोग्राम विलायक है, विलायक कौन सा है हमारा H2O, यहाँ पे छूट गया। ठीक है, क्या है H2O। ठीक है, किसी 1 किलोग्राम H2O विलायक में 5 ग्राम NaCl घोला गया है, तो इससे बने विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाव ज्ञात करो। तो लिखो पहले, यहाँ पे पहले हम मोलों की संख्या निकालेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का भार हमें कितना दिया है, हमें दिया है 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि हमें ग्राम में जरूरत होगी। 1000 ग्राम दिया है ना विलायक का भार, और विलायक का अगर हम अनुभार निकालें तो कितना आएगा, विलायक है क्या हमारा H2O है ना, विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार मतलब विलायक है क्या हमारा H2O, तो हम जानते हैं H2O का अनुभार कितना, 2 हाइड्रोजन और प्लस 16 मतलब कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18 ही तो आएगा विलायक, H2O का अनुभार कितना आता है 18। अब देखेंगे विलेय के लिए, विलेय का अनुभार, जो विलेय का भार हमें दिया है कितना दिया है, विलेय का भार हमें कितना दिया है 5 ग्राम। कितने ग्राम, 5 ग्राम, ये लिखा है 5, कितने ग्राम दिया है 5 ग्राम। और विलेय का अनुभार अगर हम निकालेंगे, विलेय है क्या हमारा NaCl, तो NaCl का अनुभार अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, NaCl का अनुभार हमारा कितना आ जाएगा, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो ये लगभग में हमारा कितना आ जाएगा 58.5। ये आ जाएगा हमारा NaCl का अनुभार। अब हम क्या निकालेंगे, पहले दोनों के मोलों की संख्या निकालने, तो विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे पहले हम। विलायक है क्या मतलब H2O, विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक है क्या H2O के मोलों की संख्या। जब हम विलायक के मोलों की संख्या लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं, कैपिटल N से। तो विलायक के मोलों की संख्या क्या रखेंगे, भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार, क्या रखते हैं भार बटे अनुभार। तो भार कितना है विलायक का, भार कितना दिया है हमें 1000 ग्राम, कितना दिया 1000 ग्राम, और अनुभार हमारा कितना निकल के 18। तो 18 से जब हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 18 पंचे 90, 10 हो जाएगा, फिर 18 पंचे 90, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे फिर मतलब n का मान हमारा आ जाएगा 55.5। ठीक है, जो कैपिटल N का मान हमारा जो विलायक के मोलों की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी 55.5। इसी प्रकार इधर हम लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय क्या है NaCl, तो लिखेंगे NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या, किसकी निकालेंगे NaCl के मोलों की संख्या। तो NaCl के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, भार रखेंगे NaCl का और बटे में अनुभार NaCl का रखेंगे। तो भार हमें कितना दिया था 5 ग्राम और अनुभार कितना है 58.5। तो हम भाग करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 50 बटे 585। तो जब हम इसको 585 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 585, जब हम इसको भाग देंगे तो ये हमारा लगभग में आएगा 0 पॉइंट और तभी नहीं 0.0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 5000 और 5 दशामन मतलब ये 7 8 बार में 9 बार 5 ने 45, ये 600 है लगभग। तो 6 नाम 54, 6 से 48 मतलब यहाँ पे कितना था 6 नाम 54, 6 8 बार में जाएगा।
तो ये हमारा लगभग आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल एन का मान है जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 0.08। इनका स्मॉल एन का मान कितना आ जाएगा 0.08। लगभग में आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, मैं लगभग में लिखे दे रहा हूँ। एन का मान जो आएगा वो 0.08 आएगा। ये हमारा आ गया विलेय के मोलों की संख्या। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के मोलों की संख्या। तो हम लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज। पहले हम किसका निकाल लेंगे, विलेय का मोल प्रभाज। किसका, विलेय का मोल प्रभाज। और मोल प्रभाज काहे से लिखते हैं, काई और किसका निकालना है हम, विलेय। विलेय क्या है, NaCl। तो जब विलेय का हम निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे टोटल मोल। तो एन का मान हमारा कितना आया 0.08 और बटे में इस एन का मान रखेंगे 0.08 और प्लस में कितना आया, इसका मान आया था 55.5। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा ये ऊपर आ जाएगा 0.08 और बटे में कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 55.58। ये आ जाएगा 55.58। आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे या इतना ही छोड़ देंगे, आगे चाहे ना तो आप लोग इसे कैलकुलेट करना, काट पीट लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। किसका, विलायक का मोल प्रभाज। तो काई किसका निकालेंगे, H2O का। ठीक है, तो ऊपर आपकी कैपिटल एन रखेंगे और नीचे दोनों एन, N+N। ऊपर कितना है 55.5 और नीचे तो यही रहेगा 0.08 प्लस 55.5। तो ऊपर आ जाएगा 55.5 और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 55.58। ठीक है, तो ये लगभग में हमारा कितना आ जाएगा 0.01। जो भी आए वही हमारा क्या आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे काट के देख लेना, जितना भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने काटा नहीं क्योंकि जगह भी नहीं और कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे यार, भाग तो कर ही लोगे ना, कर लोगे ना। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लो, कॉपी पेन तो लेके ही बैठे होगे। ठीक है, तो आज का इसी के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो लेक्चर। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने स्टार्टिंग से इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है गैसों की द्रव्य विलेयता। तो मैंने आपको बताया अगर कोई भी गैस अगर द्रव में घुलना चाहती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका ताप घटाना पड़ेगा और दाब बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतनी जल्दी गैस क्या हो जाएगी, द्रव में विलय हो जाएगी, मतलब घुल जाएगी। फिर मैंने आपको गैसों की द्रव्य विलेयता के बारे में एक नियम पढ़ा है, हेनरी का नियम, जो हेनरी ने दिया था। ठीक है, तो हेनरी ने क्या बताया था हमें इस नियम में, हेनरी ने हमें इस नियम में बताया कि जो गैसों की द्रव्य विलेयता होती है, जो गैसों की द्रव्य विलेयता होती है, वो द्रव जो गैस होती है वो द्रव पे जितना ज्यादा दाब लगाएगी उतना ज्यादा क्या होगा हमारी, वो विलय हो जाएगी गैस उस द्रव में। तो सिंपली हमने क्या लिखा, इसे लिखेंगे कैसे कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस द्रव पर लगाए गए गैस द्वारा आंशिक दाब के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा उस द्रव पर लगाए गए आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमने जो विलेयता थी वो यस से लिखी थी और जो आंशिक दाब था वो पी से लिखा था। तो यस अनुक्रमानुपाती पी लिखा था, फिर अनुक्रमानुपाती हटाया तो वहां पे एक नियतांक आ गया KH, तो यस बराबर KHP हो गया था ना, जहां पे यस हमारा क्या था, जो गैस की द्रव में विलेयता थी, और जो हमारा पी था वो क्या था, गैस द्वारा जो विलयन है जो द्रव था उस पर लगाया गया दाब, आंशिक दाब। और KH क्या था, हेनरी का नियतांक। KH क्या था हमारा, हेनरी नियतांक। तो आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुंच गए। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोग हेनरी का नियम अच्छे से लर्न करेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम कैसे याद रखेंगे कि किसी भी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस द्वारा उस द्रव पर लगाए गए आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसी भी द्रव में गैस की विलेयता उस गैस द्वारा उस द्रव पर लगाए गए आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, इसी को हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये कुछ न्यूमेरिकल देखे, जो आपने देखा बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल थे, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं और हमारा ये पूरा जो सॉल्यूशन चैप्टर था वो भी समाप्त हो चुका है। अब हम एक लॉन्ग वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, लॉन्ग वीडियो लाएंगे,
जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स और एक दो क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करो अपने दोस्तों में, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइस, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।